हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन, फॉर्मर एक्साइज इंस्पेक्टर। और आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे थ्रू पीटी 365। पीटी 365 के जो भी टॉपिक्स होंगे उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इन वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। हमारा मेजर फोकस है यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर। ये वीडियो आपको यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम क्वेस्ट 247। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के हमारे टॉपिक्स हैं गवर्नमेंट बोरोइंग्स, जीएसटी रिफॉर्म्स, पीएम केयर फंड, इक्वलाइजेशन लेवी। और साथ ही इसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे लाइक सेस, सरचार्ज, स्टेट गवर्नमेंट की बोरिंग से रिलेटेड इश्यूज़, डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स, ये सारे भी इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। हमारा पहला टॉपिक है गवर्नमेंट बोरोइंग। तो बोरोइंग ज़रूरत क्यों होती है? जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक मेजर फोकस होता है कि वो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। और गवर्नमेंट खुद भी इन्वेस्ट करती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करती है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर किसी को कोई फैक्ट्री लगानी है तो वो फैक्ट्री तब लगाएगा। मान लीजिए उसको यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है लेकिन कोई रास्ता नहीं है तो वो अपने सामान को मार्केट तक कभी भी नहीं पहुँचा पाएगा। तो अगर उसको मार्केट तक पहुंचाना है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दे। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। गवर्नमेंट को जब खर्चा करना है तो उसके पास पैसा आना चाहिए। पैसा आने के गवर्नमेंट के पास दो सोर्स होते हैं। पहला सोर्स होता है उसका रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि जो टैक्सेस आ रहे हैं, जो भी वो फीस कलेक्ट करता है, ऐसी जो चीज़ें हैं जो बार बार ही होती है, रिकरिंग नेचर की होती हैं, ये सारी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। जो दूसरे तरीके का पैसा आता है गवर्नमेंट के पास उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट वो होती है जो एक बारी में आ जाती है। एक बारी में आने वाली, जैसे अगर लोन लिया, लोन हम हर महीने नहीं ले रहे, एक ही बार लोन लेंगे और फिर उस लोन को हम इन्वेस्ट कर देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ऊपर। दूसरी कैपिटल रिसीट में आप देख सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट के जो पीएसयूज़ हैं उन पीएसयूज़ में गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप का कुछ शेयर बेच दिया है और वो बेचने से गवर्नमेंट के पास पैसा आया है। तो ये भी जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये बार बार नहीं आ रहा। जब गवर्नमेंट अपनी किसी पीएसयू के अंदर शेयर बेचेगा तभी पैसा आएगा। तो आप देख रहे हैं कैपिटल के अंदर या तो आप लोन लेके पैसा ला सकते हैं या फिर डिसइन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें करके पैसा ला सकते हैं। तो जब भी आप लोन लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी कि आपको इस लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कभी ना कभी आगे जाके फ्यूचर में इस लोन को चुकाना भी पड़ेगा। तो ये जो लायबिलिटी होती है ये गवर्नमेंट का बर्डन बन जाती है। ऐसे ही जो ये डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर आपने अपने एसेट को, जो आपकी एसेट है, आपने उस एसेट को सेल ऑफ कर दिया है, उसको बेच दिया है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास मान लीजिए पीएसयूज़ की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये थी, आपने उसके 10% शेयर बेच दिए। तो अब आपके पास सिर्फ 90 रुपये का पीएसयू बचा। यानी कि आपके जो एसेट थे वो एसेट कम हो गए हैं 10% से, या फिर 10 रुपये से वो एसेट कम हो गए हैं। तो जब भी कैपिटल रिसीट आती है तो या तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है या फिर आपका जो एसेट है वो कम हो रहा होता है। ये आपका प्रीलिम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो आपको कुछ खर्चा बता देते हैं, कोई भी खर्चा बता देंगे या फिर कोई भी रिसीट बता देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये रेवेन्यू के अंदर आएगा या फिर कैपिटल के अंदर आएगा, ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। तो उसको जानने का आपका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप ये देख लीजिए क्या उससे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या एसेट चेंज हो रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कैपिटल है, वरना वो रेवेन्यू है। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ बार बार हो रही है। टैक्स हर महीने आएगा, हर साल आएगा, लेकिन जो लोन है, लोन कभी कभी आएगा जब गवर्नमेंट उसको लेना चाहेगी। तो इन तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बोरोइंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी था प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो रीसेंट करंट अफेयर्स के अंदर हुआ है उसके अंदर हुआ है कि एक गवर्नमेंट ने एक स्टेटस पेपर रिलीज़ किया है। ये जो स्टेटस पेपर है ये डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताता है। गवर्नमेंट की 3 साल की डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताता है। वो अपने डेट को, अपनी बोरोइंग्स को कैसे मैनेज करे
ताकि उसको जो उधार लेना है, जो भी बोरोइंग करनी है, वो चीपर रेट पे मिले। गवर्नमेंट को अगर चीपर रेट पे मिलेगी, मान लीजिए अभी उसको 10% ब्याज देना पड़ता है, अगर वो किसी तरह से अपने डेट को ऐसे मैनेज कर ले कि उसको 8% इंटरेस्ट देना पड़े, तो वो अपने 2 रुपये बचा सकता है। तो गवर्नमेंट का यही स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए एक स्टेटस पेपर रिलीज़ किया गया। ये 9th एडिशन है डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पेपर का, जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। और ये 3 सालों के लिए है। कौन से 3 साल? 2019-20 से लेके 2021-22 तक का। इन 3 सालों में हम उधार कैसे लेंगे, वो ये डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पेपर जो है वो डिटरमाइन करेगा। और ऑब्जेक्टिव इसका आप देख चुके हैं कि सस्ते में इसको लोन मिले। तो गवर्नमेंट को डेट मैनेज करने की ज़रूरत क्या है? आप पैसे मान के चलिए, ये आपका पूरा इंडिया है। इंडिया के अंदर जो लोन देने वाले लोग हैं, उनके पास टोटल पैसे हैं 100 रुपये। ये सारे के सारे 100 रुपये लोन देने के लिए रखे हुए हैं। तो लोन लेना कौन चाहता है? या तो गवर्नमेंट लेना चाहेगी, या फिर अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो आप लेना चाहेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन ले लेती है, गवर्नमेंट ने यहाँ से 90 रुपये लोन ले लिए, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ 10 रुपये लोन ले पाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ 10 रुपये का लोन लेके अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए कम हो जाएगा। अब मान लीजिए 90 से गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज करके 95 कर दिया, तो प्राइवेट सेक्टर के पास सिर्फ 5 रुपये बचे लोन लेने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर के पास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग होंगे प्राइवेट सेक्टर में जो लोन ले पाएंगे। तो जो बाकी लोग हैं उनको लोन मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो लोन है, एक मेजर चंक जो है लोन का, वो गवर्नमेंट अपने पास रख के बैठा हुआ है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज लग पाएंगी प्राइवेट सेक्टर में, और बाकी सारी इंडस्ट्री जो हैं वो बिजनेस करने से बाहर हो जाएंगी, वो बिजनेस कर ही नहीं पाएंगी। इस इफेक्ट को कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट यानी कि गवर्नमेंट ने सारा का सारा पैसा अपने पास रख लिया, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो लोन नहीं ले पा रहा है। अगर बिजनेस लोन नहीं ले पाएगा तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। ये क्राउडिंग आउट होता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट ज़्यादा लोन लेती है तो उसका फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा हुआ है उसमें से हम माइनस कर देंगे सारी रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स जो अभी हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल में क्या क्या थे, सारी की सारी रेवेन्यू रिसीट्स, प्लस में नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट क्रिएटिंग का क्या मतलब हुआ? कैपिटल में मैंने आपको बताया था 2 तरीके के आप कैपिटल ले सकते हैं मोटी मोटी। एक तो वो जो आप बैंक से लोन ले रहे हैं, या फिर आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे, या कहीं से भी लोन लेंगे। दूसरा हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट जैसी, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, या फिर आपने किसी को लोन दे रखा था, उसने लोन को रीपे कर दिया, रीपेमेंट। ये भी तो एक ही बार होगी, लोन रीपे किया है, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इसके अंदर आप कहीं पे भी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ पे आपका डिसइन्वेस्टमेंट में एसेट एसेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन जब आप लोन लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, टोटल खर्चा जो भी आप कर रहे हैं, टोटल खर्चे में से माइनस कर दें रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी? जैसे कि टैक्सेस, फीस, फाइन्स। अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है तो उस लोन का जो इंटरेस्ट आ रहा है बार बार, तो ये सारी की सारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं। तो सारी रेवेन्यू रिसीट्स को जोड़ लें, प्लस में ऐसे कैपिटल रिसीट्स को जोड़ें, ऐसी कैपिटल रिसीट्स को जोड़ें जिनसे कोई भी लायबिलिटी नहीं बन रही है, जिससे कोई भी डेट नहीं बन रहा है। तो वो होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो ये फिस्कल डेफिसिट होता है। तो अगर गवर्नमेंट, या आप अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, पूरे खर्चे में से उसने रेवेन्यू रिसीट और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को माइनस कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच का जो भी डिफरेंस बचा है उस डिफरेंस को गवर्नमेंट कैसे भर रही है। मान लीजिए उसने पूरा खर्चा किया 100 रुपये का, 100 रुपये का उसने पूरा खर्चा किया, सारे ये टैक्स फीस वगैरह मिला के उसके पास आए 50 रुपये। फिर उसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी उसने 10 रुपये की। किसी ने लोन ले रखा था, वो लोन वापस कर दिया 30 रुपये का। तो ये सारी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हो गई। आपके पास ये टोटल कितना हुआ, 100 माइनस 50 प्लस 40, 90 हुआ। तो अभी भी आपके पास 10 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो ये 10 रुपये की पूर्ति कहाँ से करेगा गवर्नमेंट? ये 10 रुपये कहाँ से लाएगा गवर्नमेंट?
तो अब गवर्नमेंट ये 10 रुपये कहाँ से लाएगा? ये लेके आएगा बोरोइंग से, बोरोइंग से। तो हम ये कह सकते हैं जो फिजिकल डेफिसिट है वो डायरेक्टली हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी है। तो अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई होगा तो इसका मतलब क्या है? बोरोइंग बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर ये 10 रुपये की जगह 100 रुपये होता तो इसका मतलब ये है कि उसको 100 रुपये की कमी है, 100 रुपये वो उधार ले रहा है। अगर यही 200 रुपये होता तो वो 200 रुपये उधार ले रहा है। यानी कि फिजिकल डेफिसिट डायरेक्टली बता रही है कि बोरोइंग कितनी है। तो अगर वो बोरोइंग ज़्यादा कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसका फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई है। फिजिकल डेफिसिट जब बहुत हाई होता है, फिजिकल डेफिसिट जब बहुत हाई होता है तो जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज होती हैं, हम बाहर से भी कहीं से उधार ले रहे होंगे, तो बाहर से जब हम उधार लेते हैं तो इंडिया की रेटिंग देखी जाती है। रेटिंग ये बताती है कि इंडिया इंडिया एज अ कंट्री कितना क्रेडिट वर्दी है, यानी कि इसको हम कितना उधार दे सकते हैं जो ये आसानी से वापस कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उसको 1000 रुपये दे दिए और वो वापस ही नहीं कर पा रहा। तो ये जो रेटिंग एजेंसी है ये बताती है कि इंडिया कितना क्रेडिट वर्दी है। तो अगर रेटिंग एजेंसी इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर देगी, अगर वो उसको डाउनग्रेड कर देगी तो वो क्या कहना चाह रही है कि इंडिया क्रेडिट वर्दी नहीं है। यानी कि इंडिया को अगर तुम लोन दे रहे हो तो वो रिस्की लोन हो गया अगर उसकी रेटिंग रिड्यूस हो गई तो, या डाउनग्रेड हो गई तो इंडिया रिस्की हो गया। तो किसी भी रिस्की आदमी को जब आप उधार देते हैं तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एक एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए, अगर इस टाइम पे अंबानी अंबानी आपसे लोन लेने आए और दूसरी तरफ विजय माल्या आपसे लोन लेना आए, तो आपको ये पता है कि विजय माल्या बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आपको लोन देना है तो आप प्रेफर करेंगे कि अंबानी को दे दें। पर विजय माल्या को अगर आप लोन देंगे तो क्या कहेंगे कि अंबानी को तो मैं 10% इंटरेस्ट पे दे रहा था, पर तू बहुत ज़्यादा रिस्की है विजय माल्या, इसलिए मैं तुझे 100% इंटरेस्ट पे दूंगा। तुमने खुद ही उसका इंटरेस्ट बढ़ा दोगे ना, तुम्हें पता है कि हो सकता है पैसा वापस ना आए, तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखोगे। तो ऐसे ही अगर इंडिया को डाउनग्रेड कर देती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो इंडिया को लोन लेना महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली हो जाता है। इंडिया क्या चाहती है कि जो इंडिया का फिजिकल डेफिसिट है वो एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहे, एक ऑप्टिमल लेवल पे मेंटेन रहे। ये जो ऑप्टिमल लेवल होता है इसको बहुत सारी रिसर्च के बाद माना गया है 3%। तो इंडिया चाहती है कि उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% हो जाए और लॉन्ग टर्म में यही रिड्यूस होकर 2.5% ऑफ जीडीपी हो जाए। तो ये बोरोइंग की पूरी आपकी थ्योरी है। एक चीज़ और होती है, जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जिसको आंसर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था जब आया था। तो जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है, गवर्नमेंट बोरो कर रही है यानी कि उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा जिससे भी वो बोरो कर रहा है। तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि उधार लेके उसने तिजोरी में बंद कर दिया। उधार लेके वो तिजोरी में बंद कर देगा तो उसको कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, इंटरेस्ट तो उसको पूरा चुकाना पड़ रहा है, लेकिन उस उधार को वो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पा रहा। तो गवर्नमेंट कभी भी उधार लेके तिजोरी में बंद नहीं करेगी। गवर्नमेंट जब भी उधार लेगी तो उसको वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करेगी। या तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, अपने फिजिकल डेफिसिट को पूरा कर सकती है, या फिर वो किसी सोशल सेक्टर के ऊपर खर्च कर सकती है। सोशल सेक्टर क्या होता है? हेल्थ, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्च कर सकती है, मतलब कहीं ना कहीं खर्च करेगी। तो गवर्नमेंट जब भी गवर्नमेंट खर्च करती है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 रुपये उधार लिए थे, यहाँ पे गवर्नमेंट 100 रुपये उधार ले रहा है। तो ये जो 100 रुपये उसने लिए हैं, इस 100 रुपये से वो रोड बनाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि वो रोड बना रहा है, तो रोड बनाने के लिए उसको लोगों को हायर करना पड़ेगा, लोग हायर करेगा वो। तो ये जो 100 रुपये हैं उन लोगों को वेजेस देने में काम आएंगे। उसने रोड बनाने के लिए सीमेंट खरीदा होगा, तो सीमेंट की इंडस्ट्री के पास इन 100 रुपये में से कुछ हिस्सा गया होगा। तो आप क्या देख रहे हैं इनडायरेक्टली कि इसके पास, सीमेंट इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके पास, सबके पास पैसा इंक्रीज हो रहा है। तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा इंक्रीज होता है तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होती है तो महंगाई या फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा बोरो करने लगेगी, उसका फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई होने लगेगा, तो इन्फ्लेशन हो सकती है। यह आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है।
एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे बोरोइंग से जुड़ा हुआ वो क्या है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोरो किया है यूएस में से, यूएस की किसी एजेंसी से उसने बोरो किया। तो उसने बोरो किया है मान लीजिए $1, गवर्नमेंट ने $1 वापस किया। आज डॉलर का रेट है इंडिया के अंदर 50 रुपये का $1। तो जब इंडिया ने बोरो किया है $1 तो 50 रुपये रेट है। कुछ दिनों के बाद डॉलर का रेट हो गया मान लीजिए 75 रुपये। तो अगर जब गवर्नमेंट ने बोरो किया था तब तो 50 के रेट पे किया था, लेकिन जब चुकाने की बारी आई है तो डॉलर का रेट हो गया 75 रुपये। तो अब गवर्नमेंट को 75 रुपये वापस करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा वापस करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट तो वो करेगा ही करेगा, साथ में ये एक इंक्रीज रेट को भी वापस करेगा। तो इसको कहा जाता है एक्सचेंज रिस्क। जब हम बाहर से बोरो करते हैं तो हमेशा ये एक्सचेंज रिस्क रहता है, यानी कि करेंसी अगर डी वैल्यू हो गई, यानी कि इंडिया का जो रुपी है वो कमज़ोर हो गया, तो इंडिया को ज़्यादा रुपए वापस करने पड़ेंगे अपने सेम लोन को चुकाने के लिए। यानी 50 रुपये के लोन को चुकाने के लिए 75 रुपये वापस करने पड़ जाएंगे, और जो इंटरेस्ट देना है वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये एक एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व होता है जब भी हम बाहर से बोरो करते हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर एक्सटर्नल बोरोइंग हम कम रखते हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग को कम रखा जाता है। ये सारा का सारा आपका जो PT 365 है उसका टॉपिक 1.1 है। उसके अंदर कुछ टर्म्स और दे रखी हैं, अब हम उन टर्म्स को एक एक करके देखते हैं। डेट डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या कहती है कि कितना डेट है पर जीडीपी, यानी कि अगर डेट उसका 10 रुपये है और जीडीपी 100 रुपये है तो डेट टू जीडीपी रेशियो 1:10 हो गई, यानी कि हर 10 रुपये पे 1 रुपया हमारा उधार का है। तो जितना ज़्यादा हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो होगा, मान लीजिए यही अगर 5:7 होता तो हमें ज़्यादा पैसे, हर 7 रुपये पे 5 रुपये हमारे उधार के हैं। तो ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये क्या डिनोट कराती है, ये डिनोट करती है एबिलिटी टू पे बैक लोन्स या फिर बोरोइंग्स या फिर डेट, कि हम कितने एबल हैं अपने डेट को चुकाने के लिए। रोल ओवर रिस्क अगली टर्म जो है वो क्या कहती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था 100 रुपये का, जो चुकाना था गवर्नमेंट को 3 साल के बाद। तो गवर्नमेंट क्या करती है, तीसरे साल पे यहाँ पे जब उसको लोन चुकाना है वो फिर से एक 100 रुपये का लोन ले लेती है, फिर से 100 रुपये का लोन लेती है और अपने पुराने लोन को चुका देती है। फिर से उसको 3 साल मिल जाते हैं लोन चुकाने के लिए, फिर वो दोबारा से यहाँ पे 3 साल का लोन ले लेती है। तो इसको कहा जाता है रोल ओवर रिस्क, इसको कहा जाता है रोलिंग ओवर। इसमें रिस्क क्या एसोसिएटेड है, हो सकता है यहाँ पे जो उसने लोन लिया था वो उसको मिल रहा था 7% के इंटरेस्ट पे, यहाँ पे 7.1% पे मिला, यहाँ पे 7.2% पे मिला। तो रोल ओवर रिस्क ये कहता है कि जब भी हम रोल ओवर कर रहे हैं तो हो सकता है हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ जाए। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि ये एक लॉन्गर पीरियड का हमें लोन मिल जाए ताकि बार बार रोल ओवर ना करना पड़े। 3 साल की बजाय अगर ये 10 साल होता तो हमें 10 साल के बाद देखना पड़ता कि अब हम लोन कैसे रोल ओवर करेंगे। तो ये रोल ओवर रिस्क होता है। करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट टर्म है हमारी इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स। इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्या होता है। रेवेन्यू एक तरह से गवर्नमेंट की इनकम होती है, जो उसने टैक्स आ रहा है, जो उसने फीस चार्ज की है, जो भी उसके फाइन्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट की इनकम है। इससे ना कोई उसकी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, लायबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही, ना ही उसकी कोई एसेट, उसकी पूंजी के अंदर कोई कमी आती है। तो गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करती है कि जो उसको उधार का इंटरेस्ट चुकाना है वो उसकी इनकम में से चुकता रहे। अगर वो इनकम में से नहीं चुकाएगा तो दूसरा तरीका क्या है चुकाने का, दूसरा तरीका या तो वो बोरोइंग करेगा या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर आपके एसेट कम होते हैं। तो ये एक गंदा तरीका है अपने उधार को चुकाने का। आप एक इंसान की तरह सोचिए, अगर आपने श्याम से 100 रुपये ले रखे हैं और आपको हर महीने उसको 2 रुपये ब्याज देना है, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो इनकम है, उस इनकम से जो भी आपको पैसा हो रहा है आप उस पैसे से ये उधार चुकाते रहें।
आप ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे कि आप इस 2 रुपये को चुकाने के लिए हर महीने राम से 2 रुपये उधार लेते हैं और फिर इसको चुकाते हैं, फिर राम को भी उधार चुकाना पड़ जाएगा, तो आपके ऊपर बर्डन इंक्रीज ही होता जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है रेवेन्यू रिसीट से ही इंटरेस्ट पेमेंट की जाए। तो जितना ज़्यादा इसकी रेशियो होती है, रेशियो क्या कहलाएगी, इंटरेस्ट अपॉन में रेवेन्यू रिसीट। तो अगर इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा तो वो इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगली टर्म है फ्लोटिंग बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जब उधार लेती है तो वो अपने बॉन्ड्स को इशू करती है। इस बॉन्ड पे क्या लिखा होता है कि ये 100 रुपये का बॉन्ड है, 10 साल के बाद आप इसके 100 रुपये वापस ले सकते हैं और 10 सालों तक मैं हर साल तुम्हें 2 रुपये देता रहूँगा, यानी कि 2% पे ये बॉन्ड इशू कर दिया गवर्नमेंट ने। अब फ्लोटिंग रेट क्या कहता है कि ये जो 2 रुपये है ये 2 रुपये फिक्स नहीं करता, वो क्या कह देता है कि मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा, जितनी भी इन्फ्लेशन चल रही है, इन्फ्लेशन पे 1% एक्स्ट्रा ब्याज मैं दे दूंगा। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन थी 4%, तो अब कितना इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा उसको, 4+1 5%। इन्फ्लेशन जब हो जाएगी 6%, तो उसको कितना देना पड़ जाएगा, 6+1 7%। तो ये फ्लोटिंग है। ये इन्फ्लेशन सिर्फ एक बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है वो ये कह दे कि स्मॉल सेविंग्स एक सेविंग्स बनी हुई है जिसके अंदर लोग अपना पैसा जमा करते हैं और बदले में उससे इंटरेस्ट लेते हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट ये कह दे कि स्मॉल सेविंग प्लस में 1% या फिर 2% या 3%, तो वो कुछ भी यहाँ पे कर सकती है। इसको फ्लोटिंग बॉन्ड्स कहा जाता है। शॉर्ट टर्म डेट होता है जो कि 12 महीने के अंदर अंदर चुका दिया जाए। ट्रेजरी बिल भी शॉर्ट टर्म मिसमैच को फुलफिल करने के लिए इशू किए जाते हैं। अगला जो हमें टॉपिक देखना है, अभी ये हमारा जो डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पेपर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ उसके पेरिफेरल टॉपिक्स है जो आपको जानने ज़रूरी हैं, और प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पेपर। ये जो हमने अभी थ्योरी देखी है, इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगली हम देखते हैं कि डेट गवर्नमेंट मैनेज कैसे करती है। ये अभी तक क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है वो दो जगह से बोरो कर सकती है, या तो एक्सटर्नल बोरो करेगी या फिर डोमेस्टिक बोरोइंग करेगी। तो जब उसको एक्सटर्नल बोरो करना होता था तो इसको मैनेज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करती थी। लेकिन जो डोमेस्टिक बोरोइंग है, यानी कि इंडिया के अंदर से ही जब गवर्नमेंट को बोरो करना होता है तो उसकी मैनेजमेंट दे रखी थी आरबीआई के पास। तो ये दोनों मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग बॉडीज़ के पास थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि इनको कंबाइन करके एक सिंगल बॉडी के पास आ जाए, लेकिन आरबीआई ने थोड़ा सा इसके अंदर रिलक्टेंस दिखाई। आरबीआई ने कहा कि ये जो फंक्शन है बोरोइंग का, ये हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, ये हमारे पास ही रहने दो, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है। पर गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानी। तो गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने आपस में डिसाइड किया कि हम पहले बनाएंगे पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। ये जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल है ये आरबीआई के अंदर ही बनेगा। इसके अंदर कुछ गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और आरबीआई की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। इसका मेन मकसद था कि गवर्नमेंट को ट्रेन करना पब्लिक डेट को मैनेज करने के लिए। और प्लानिंग ये थी कि कुछ टाइम के बाद पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बना दी जाएगी। तो अब एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बना दी गई है, और ये जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी है ये एक्सटर्नल एज वेल एज डोमेस्टिक बोरोइंग को दोनों को ही मैनेज करेगी। एक यहीं पे करेक्शन है, ये जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल था ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही बनाया गया था, जिसके अंदर आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव थे। आरबीआई के अंदर नहीं बना था ये, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो हमारा ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पेपर, जहाँ से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, ये जो 9th एडिशन आया है पेपर का, ये एक्चुअल में क्या कहता है। ये कुछ तरीके बताता है बोरोइंग्स को सस्ता करने के। तो पहला तरीका वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो आपकी डेट पोर्टफोलियो है उसको वाइड कर दो। यानी कि अगर तुम सिर्फ 3 साल के ही पेपर ले रहे थे तो उसको इंक्रीज करके 10 साल कर दो, ताकि तुम्हारा रोल ओवर रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। हम ऑलरेडी देख चुके हैं रोल ओवर रिस्क में क्या फ़र्क होता है अगर 3 साल का है और 10 साल का है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस मैच्योरिटी पीरियड को इलोंगेट करो, इसको
इंक्रीज करने की बात कहता है। ये पहली स्ट्रेटेजी बताता है। दूसरी स्ट्रेटेजी वो बताता है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं इनके इंटरेस्ट को रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने का मतलब इसको कम करो। स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, ऐसे ही ढेर सारी स्मॉल स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं। इंडिया के अंदर ये बनाई गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। तो जो थोड़े से कम वेल टू डू लोग होते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर अपने पैसे को जमा करें। और ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहीं पे एफडी कराई है तो एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4 से 5% के आसपास, पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपको इंटरेस्ट देंगी 7% के आसपास। यानी कि हर 100 रुपये पे 7 रुपये आपको मिलते जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोशिश करते थे कि हम स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर पैसे को जमा कर दें। तो फिक्स डिपॉजिट कम होगा, स्मॉल सेविंग स्कीम में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट के पास एक ये ऑप्शन है कि वो या तो बैंक से बोरो करें, पर अगर वो बैंक से बोरो करेंगे तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। इस इफेक्ट को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम से बोरो कर रही थी। स्मॉल सेविंग स्कीम से बोरो कर रही थी। तो स्मॉल सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट कितना है, मान लीजिए 7% है जिससे वो बोरो कर रही है। तो जब गवर्नमेंट बोरो करेगी तो स्मॉल सेविंग स्कीम जो है गवर्नमेंट को कितने इंटरेस्ट पे देगी, 7 से ज़्यादा पे ही देगी। ये स्कीम भी कुछ कमाना चाहती है तो वो गवर्नमेंट को कम से कम 7.1 पे देगी, 7.2 पे देगी। हम अपने एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं उसने गवर्नमेंट को दिया है 7.5% इंटरेस्ट पे। तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, यानी कि गवर्नमेंट हर 100 रुपये पे 7.5 रुपये इंटरेस्ट चुकाएगी। यहीं भाई अगर वो बैंक से लोन लेती तो हो सकता है उसको ये 6% पे मिल जाता, लेकिन वहाँ पे क्राउडिंग आउट हो रही थी। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम स्मॉल सेविंग स्कीम के ही इंटरेस्ट को कम कर दें। तो अगर ये 7 की जगह हमने 6% कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6.5% हो सकता है। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग यहाँ पे सस्ती हो जाएगी। तो जो डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पेपर का 9th एडिशन है जो अभी रिलीज़ हुआ है, वो क्या कहता है कि आप स्मॉल सेविंग स्कीम के जो इंटरेस्ट हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करें। तीसरी स्ट्रेटेजी बताई है कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट को एडवाइस करें कि वो कैसे अपने उधार को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से आएगा कि स्मॉल सेविंग स्कीम के रेट को अगर हम कम करते हैं तो गवर्नमेंट की बोरोइंग पे क्या असर होगा। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग भी जो है वो सस्ती हो जाएगी। अच्छा, अब आप एक चीज़ और देखिए। मान लीजिए एक बैंक है, ये बैंक एक बिजनेस एंटिटी है, ये बिजनेस करना चाहती है। बिजनेस करने का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट चाहती है। ये चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके पास पैसा जमा करें ताकि ये उधार दे सके। ऐसे ही स्मॉल सेविंग स्कीम है। अब एक आदमी है, यह आदमी के पास 100 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं। बैंक उसको अपने एफडी पे 4% का इंटरेस्ट दे रही है, यानी कि अगर वो 100 रुपये जमा करेगा तो उसको 4 रुपये इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। स्मॉल सेविंग स्कीम जो है उसको 6% इंटरेस्ट दे रही है, यानी कि 6 रुपये दे रही है। तो ये 100 रुपये कहाँ देना चाहेगा, जहाँ से उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है 6% पे। तो बैंक्स जो हैं, बैंक्स के पास बिजनेस कम हो जाएगा, कम लोग डिपॉजिट करेंगे। अगर बैंक के पास डिपॉजिट कम होगा तो ये कम उधार दे पाएगा। तो इस बैंक को compete करना पड़ रहा है स्मॉल सेविंग स्कीम से। तो बैंक क्या करता है, बैंक अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा हाई कर देता है, कहता है मैं 4 नहीं, मैं तुम्हें 5% दूंगा, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास डिपॉजिट करो। तो ऐसे कर करके जो बैंक है, बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट को हाई करता है। तो बैंक अगर किसी से डिपॉजिट ले रहा है 5% पे, तो ये अगर किसी को लोन देगा तो 5% से ज़्यादा पे ही लोन देगा। मान लीजिए 5.5% पे उसने लोन दिया, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो बैंक का भी जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब इकॉनमी के अंदर, इंडिया के अंदर अगर उधार लेना महंगा है, तो जब कोई बिजनेस महंगा उधार लेके अपना बिजनेस चलाएगा तो उसको अपना सामान भी महंगे में बेचना पड़ेगा। तो जब वो सामान महंगे में बेचेगा तो उसके सामान की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो इंटरेस्ट है ये कम करने का बहुत ही ज़्यादा नीड है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट से बैंक के इंटरेस्ट रेट पे क्या असर पड़ता है। तो अगर ये इंक्रीज़ होगा तो वो भी अपने उसको इंक्रीज़ करेगा, अगर ये डिक्रीज़ होगा तो वो भी उसको डिक्रीज़ करेगा।
अब हम देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है डेट सस्टेनेबिलिटी को लेके। डेट सस्टेनेबिलिटी क्या कहलाई जाती है? सस्टेनेबल क्या है? जिसको हम लंबे समय तक चला सकें। तो अगर हमारा डेट काबू से बाहर हो जाएगा तो उसकी पेमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए डेट सस्टेनेबिलिटी को लेके हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या बताया। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि 2012-13 से 2012-13 के बाद से हमारा जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो डिक्लाइन हो रहा है। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। ये एक पॉजिटिव साइन है कि फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है 2012-13 के बाद से। हमारे जो शॉर्ट टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म डेट जो भी है, ये भी हमारे स्टेबलाइज हो चुका है। शॉर्ट टर्म डेट हमारा स्टेबलाइज हो चुका है। एक पीरियड था जब ये शॉर्ट टर्म डेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, वो पीरियड था 2005 से लेके 2012 तक का, लेकिन उसके बाद से ये अब स्टेबलाइज हो गया। शॉर्ट टर्म जब स्टेबलाइज होगा तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? हमारा रोल ओवर रिस्क जो है, रोल ओवर रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। अगली पॉजिटिव चीज़ क्या है? अगली पॉजिटिव चीज़ हमारी है कि जो गवर्नमेंट का ज़्यादातर डेट है वो फिक्स्ड रेट पे है। फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग पे कम है। फ्लोटिंग रेट जो हमने अभी देखा, फ्लोटिंग रेट कम है। फ्लोटिंग पे हमें पता नहीं होता कि इंटरेस्ट कितना होगा, वो किसी बेंचमार्क से हम अलाइन कर देते हैं। तो अगर वो बेंचमार्क इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन से अलाइन किया है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हमने उसको स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट से अलाइन कर दिया है, तो अगर ये इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि हमारा जो फिक्स्ड रेट पे हम लोन दे रहे हैं वो ज़्यादा है। फ्लोटिंग रेट पे हम जो लोन ले रहे हैं वो लोन सिर्फ 0.9% है हमारे टोटल लोन्स का, यानी कि 100 रुपये में से सिर्फ 0.9 रुपये हमारे फ्लोटिंग रेट पे है, बाकी सारा का सारा फिक्स्ड पे है। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। चौथी पॉजिटिव चीज़ जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, जो हम बाहर से उधार ले रहे हैं, वो भी हमारा मैनेजेबल लेवल पे है, काफ़ी कम है। तो अगर ये कम होगा तो हमारा क्या कम हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हमारा लोअर साइड पे रहेगा। ये थी बात हमारे इंडिया की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्थिति है डेट सस्टेनेबिलिटी को लेके। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, मार्जिनली डिक्रीज हुआ है। ज़्यादा फर्क नहीं आया लेकिन डिक्रीज हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है स्टेट को लेके, जो स्टेट हैं उनका पब्लिक डेट यानी कि जो गवर्नमेंट का डेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और ये कितना है पब्लिक डेट? ये है 19.1% ऑफ स्टेट की जीडीपी, जीएसडीपी कहते हैं इसको। तो ये 19.1% पे है। एक आप यहीं पे ही जब भी आप इकॉनमी पढ़ेंगे तो आप एन के सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी साथ में ही देखेंगे कि एन के सिंह कितना बोलता है। एन के सिंह चाहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो डेट है, पब्लिक डेट जो है स्टेट गवर्नमेंट का, वो 20% रहना चाहिए और सेंटर का कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए। तो वो टोटल कितना डेट चाहता है? 60% चाहता है। तो जो स्टेट है अगर वो 19.1% पे है तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर आर इकॉनमी। अगली जो चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है वो क्या है कि ये जो पब्लिक डेट है 19.1% का, इस पब्लिक डेट के अंदर जो गवर्नमेंट मार्केट से बोरो कर रही है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और जो गवर्नमेंट नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से बोरो कर रही है वो हल्का सा डिक्रीज हुआ है। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि गवर्नमेंट ज़्यादा मार्केट से बोरो कर रही है, स्मॉल सेविंग फंड से कम बोरो कर रही है। और जो लोन फ्रॉम सेंटर है, स्टेट का लोन फ्रॉम सेंटर जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, और वो अभी 3.7% ऑफ टोटल लोन्स है। तो ये स्टेट के बारे में कहा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। ये आपको याद रखना है कि डेट टू जीडीपी रेशियो मार्जिनली डिक्रीज हुआ है, पब्लिक डेट में थोड़ा सा इंक्रीज है, वो 19.1% पे है। मार्केट से हम ज़्यादा बोरो कर रहे हैं, स्मॉल सेविंग से कम कर रहे हैं, हमसे मतलब स्टेट।
जो सेंटर से लोन है वो 3.7% पे है। एन के सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला पॉइंट। अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है सेस और सरचार्ज से रिलेटेड। तो जो 14th फाइनेंस कमीशन थी, 14th फाइनेंस कमीशन ने गवर्नमेंट से कहा था कि जो शेयरेबल टैक्स है, जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उसका 42% जो है सेंटर स्टेट्स को दे देगी। ये जो है स्टेट्स को देने की बात कही गई थी। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको 41% कह दिया, जिसमें से 1% जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड लद्दाख के लिए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए रखा है। 41% जो है बाकी स्टेट्स के लिए, 1% इन दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए कर दिया है। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% कहा था कि स्टेट को दिया जाएगा, 42% ऑफ शेयरेबल टैक्स। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या हो गया, ये जो शेयरेबल टैक्स का पोर्शन है, ये 42% नहीं बल्कि सिर्फ 32% शेयर किया गया है इन फाइनेंशियल ईयर 2020 में। आपको पता ही है पेंडेमिक का टाइम था, तो इस पेंडेमिक के अंदर सेंटर ने स्टेट्स को सिर्फ 32% ही टैक्स का रेवेन्यू शेयर किया है, जबकि रिकमेंडेशन 42% की थी, या फिर आप अब 41% की मान सकते हैं। तो इस बात को लेके जो स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी नाराज़गी बताई है। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा शेयर है ये हमें पूरा मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर नाराज़गी बताई है वो ये कि सेंटर जो है वो सेस और सरचार्ज लगा रहा है, सेस और सरचार्ज लगा रहा है। ये जो सेस और सरचार्ज होता है ये सेंटर शेयर नहीं करता है स्टेट के साथ, ये पूरा का पूरा जो है सेंटर अपने पास रखता है। तो अगर सेंटर टैक्स लगाने की बजाय सेस बढ़ाता जाएगा, एक तो तरीका है उसके पास पैसे इकट्ठे करने का कि वो टैक्स बढ़ाए। टैक्स अगर वो सेंटर बढ़ाती है तो इस टैक्स का हिस्सा उसको स्टेट्स को देना पड़ेगा। लेकिन अगर सेंटर टैक्स बढ़ाने की बजाय अपना पैसा सेस और सरचार्ज से इकट्ठा करेगी तो सेंटर को ये पैसा स्टेट्स को देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो स्टेट जो हैं वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि तुम ये जो सेस और सरचार्ज है ये टेम्परेरी मेजर होता है, टेम्परेरी मेजर होता है पैसे इकट्ठे करने का। तुमने इस तरीके को परमानेंट में ही बदल दिया है। तो अगर तुम इसको परमानेंट में बदल रहे हो तो हमसे सेस और सरचार्ज को भी शेयर किया करो। तो ये सेंटर की डिमांड है, सॉरी स्टेट्स की ये डिमांड है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टेट्स क्या डिमांड कर रही है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है जो सेस है, सेस को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। स्पेसिफिक पर्पस क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए स्वच्छ भारत सेस लगाया है, तो स्वच्छ भारत सेस जो लगाया जाएगा इससे जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। ऐसे ही एक सेस लगाया गया है कृषि कल्याण सेस। तो ये जो कृषि कल्याण सेस है इससे सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही लगाया जाएगा। ये टेम्परेरी तरीके के लिए होता है और इस पैसे को डाइवर्ट नहीं कर सकते, जिस चीज़ के लिए लगाया उसी चीज़ के ऊपर इसको खर्च करना पड़ता है। जबकि जो सरचार्ज होता है, सरचार्ज को कहा जाता है टैक्स ऑन टैक्स। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि जिसकी भी इनकम 5 करोड़ है तो उसको टैक्स तो देना ही है। हम अपने एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 10% उसको टैक्स देना है और 10% के ऊपर उसको 2% का सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो ऐसे करके टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया, 5 करोड़ के 10% के ऊपर 2% का सरचार्ज और लगा। तो इस आदमी को कितना देना पड़ेगा, 10% ऑफ 5 करोड़ प्लस में जो भी यहाँ पे वैल्यू आई उसका 2% और देना पड़ेगा। ये भी गवर्नमेंट को शेयर नहीं करना होता। दोनों में डिफरेंस ये है कि सेस का पर्पस जो है वो डिफाइंड होता है, सेस जिस चीज़ के लिए लगा है उसी चीज़ के ऊपर खर्च होगा। जबकि जो सरचार्ज है इसका कोई भी पर्पस डिफाइन नहीं किया होता, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहीं पे भी खर्च कर सकती है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो आपको अपने पेपर के लिए याद रखना है। अगली जो न्यूज़ हम देख रहे हैं ये न्यूज़ है कि जो सेंटर है, सेंटर यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ कर दिया है कि वो अपनी बोरोइंग को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जितना उधार ले सकती थी उसके ऊपर एक लिमिट थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। पेंडेमिक के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स आना कम हो गया था, टैक्स आना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान।
और उनका खर्चा बढ़ता जा रहा था। खर्चा क्यों बढ़ रहा था? लोगों के हेल्थ के ऊपर उन्हें खर्च करना पड़ रहा है। इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए लॉकडाउन लगा, लेबर भाग गई, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, वो इंडस्ट्री अपने रॉ मटेरियल का पैसा भी नहीं निकाल पाई। तो उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट्स को पैसा डालना पड़ा, इकॉनमी के अंदर पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करना पड़ा। क्योंकि जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो लोगों की वेजेस इंक्रीज़ होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में, लोगों की वेज इंक्रीज़ होती है। जो हमने एग्जांपल दिया था कि अगर रोड बन रही है तो रोड बनाने के लिए जो काम कर रहा है उनको सैलरी मिलेगी। रोड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जैसे कि सीमेंट खरीदना पड़ रहा है, तो इस सीमेंट वाले को पैसा मिलेगा। इन दोनों के पास पैसा बढ़ गया, तो जब इन दोनों के पास पैसा बढ़ेगा तो सीमेंट वाला क्या कहेगा कि मेरा सीमेंट बहुत बिक रहा है, मेरे को और सीमेंट बनाने की ज़रूरत है, तो वो और प्रोडक्शन करेगा। जब वो और प्रोडक्शन करेगा तो उसको और भी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा? वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों को सैलरी मिलने लगेगी। जब लोगों को सैलरी मिलेगी, जब लोगों को सैलरी मिलेगी तो वो और ज़्यादा खर्चा करेंगे, वो फिल्म्स देखने जाएंगे, वो अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, वो खर्चा करेंगे। तो जब वो स्पेंड करते हैं तो चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ होती है। चीज़ों की जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वो क्या करेगा? फिर से प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो उसके लिए उसको ज़्यादा लेबर रखनी पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये एक वर्चुअस साइकिल, एक अच्छी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो पेंडेमिक के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे रिवाइव भी करना पड़ा, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए खर्चा भी करना पड़ा। तो एक तरफ उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनकी जो इनकम है, यानी कि जो उनके टैक्स रेवेन्यू है, वो रिड्यूस होता जा रहा था। तो जो स्टेट्स थी, स्टेट सेंटर से कह रही थी कि हमें और भी ज़्यादा बोरो करने के लिए अलाउ कर दो। तो ये अलाउ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बोरोइंग की जो ये लिमिट है ये कहाँ से आती है? बोरोइंग की लिमिट आती है FRBM एक्ट से। FRBM, बोरोइंग से जो जो नेगेटिव होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि क्राउडिंग आउट होती है प्राइवेट सेक्टर की, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होता है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो रेटिंग को डाउनग्रेड कर देती है, जिससे हमारी बोरोइंग कॉस्टली हो जाती है। फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रहता है। तो ये सारे नेगेटिव चीज़ें होती हैं बोरोइंग अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए। थोड़ी सी बोरोइंग हमेशा अच्छी होती है, तो इसीलिए फिजिकल डेफिसिट का 3% और लॉन्ग टर्म में 2.5% करने की बात हो रही है। तो कुछ बोरोइंग अच्छी होती है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ख़राब होती है। तो यही बोरोइंग को लिमिट में रखने के लिए एक 2003 के अंदर एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था FRBM एक्ट। FRBM का मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ अपने फाइनेंसिस के अंदर, जो बजट है उसको ढंग से मैनेज करो। तो FRBM एक्ट ने ये कहा था कि तुम 3% फिजिकल डेफिसिट करो, रेवेन्यू डेफिसिट को 0% करने के लिए कहा था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2007-8 के टाइम पे रिसेशन आया था। जब भी रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। क्यों ज़्यादा खर्च करना पड़ता है? क्योंकि रिसेशन का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर अगर खर्च नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी तो उसको अपनी इंडस्ट्री में से कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होगी तो लोगों की वेजेस रिड्यूस हो जाती है। लोगों की वेज रिड्यूस होगी तो वो कम डिमांड करेंगे, जब कम डिमांड करेंगे तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये एक नेगेटिव या फिर विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये विशियस साइकिल से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि ठीक है, प्राइवेट सेक्टर खर्चा नहीं कर रहा ना, हम खर्चा करेंगे, हम उधार लेंगे और यहाँ पे खर्चा करेंगे। खर्चा करेंगे तो वेजेस इंक्रीज होगी, सीमेंट की डिमांड इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एक वर्चुअस साइकिल स्टार्ट कर देंगे हम। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2007-8 के रिसेशन के बाद बहुत उधार लिया और वर्चुअस साइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की। तो ऐसे टाइम पे फिजिकल डेफिसिट का ये वाला जो टारगेट है ये अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो गया, और हमने क्या करना चालू कर दिया? हमने इस टारगेट को इंक्रीज़ करना चालू कर दिया। मान लीजिए पहले ही बात हुई थी कि 2007 में हम 3% ले आएंगे, फिर हमने हर बजट में हम क्या करते हैं, एक बिल पास कर देते हैं और कहते हैं कि 2007 में नहीं हो पाएगा, 2008 में देखेंगे।
फिर 2008 में दोबारा से एक बिल पास कर देते हैं और कहते हैं कि 2011 में देखेंगे, फिर 2012 में देखेंगे। ऐसे कर करके हम इसकी डेडलाइन को इंक्रीज़ करते जा रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि बार बार ये इंक्रीज़ करने की बजाय हम पूरे एफआरबीएम को रिव्यू करते हैं। तो एफआरबीएम को रिव्यू करने के लिए एन के सिंह कमेटी बनी थी। एन के सिंह कमेटी बनी थी। तो इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। इसकी डिटेल्स आप लोग ज़रूर देख लेना, मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे। एन के सिंह कमेटी ने कहा था कि तुम फिजिकल डेफिसिट को सेकेंडरी टारगेट मानो, प्राइमरी टारगेट फिजिकल डेफिसिट मत रखो। प्राइमरी टारगेट क्या रखना है? डेट टू जीडीपी रेशियो। एन के सिंह कमेटी ने कहा कि डेट टू जीडीपी रेशियो को प्राइमरी टारगेट रखो और डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए। 60% में 40% होगा सेंटर का और 20% होगा स्टेट्स का। एक चीज़ उसने ये बोली। दूसरी चीज़ उसने बोली है कि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट को 2023 तक 0.8% पे लेके आ जाओ। हर साल अगर तुम्हारा जो भी रेवेन्यू डेफिसिट है उसको 0.5% से रिड्यूस करोगे तो 2023 तक वो 0.8% हो जाएगा। ये एन के सिंह कमेटी ने कहा। और तीसरी चीज़ उसने कही है एन के सिंह कमेटी ने, तीसरी चीज़ कहता है एन के सिंह कमेटी कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट है उसको 2023 तक 2.5% लेके आओ। और 2.5% लाने के लिए उसने क्या कहा था कि हर साल 0.3% से रिड्यूस करते जाओ तो 2023 तक 2.5% हो जाएगा। ये एन के सिंह की मेन रिकमेंडेशंस हैं। बाकी मेरी सजेशन है कि आप इसको एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये जो एफआरबीएम एक्ट आया, एफआरबीएम एक्ट ने कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट जीडीपी का सिर्फ 3% बोरो कर सकते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उसकी जीडीपी 100 रुपये थी तो वो सिर्फ 3 रुपये उधार ले सकता था। पेंडेमिक के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी उधार लेने की। वो बहुत डिमांड कर रहे थे कि हमारी ये जो लिमिट है 3% की, इस लिमिट को इंक्रीज़ कर दो। तो अब गवर्नमेंट ने इस लिमिट को इंक्रीज़ करके कर दिया है 5%। तो जब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेसिस पॉइंट के अंदर। बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट का मतलब है 1% को हम लिखते हैं 100 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट तो 2% कितना हो जाएगा? 200 बेसिस पॉइंट्स। तो गवर्नमेंट ने उनकी बात मान के 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 3% से 5% इंक्रीज कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो जैसे चाहे वैसे उधार ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये जो 200 बेसिस पॉइंट हमने इंक्रीज़ किया है इसका सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% ऐसा है जो कि अनकंडीशनल है, कि बिना किसी कंडीशन के तुम इतना तो उधार ले ही लो। हमने इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है। जो 150 बेसिस पॉइंट है इसको गवर्नमेंट ने कहा है कि ये कंडीशनल होगा, ये कंडीशनल है। कंडीशन कैसे लगाई है? कंडीशन में उसने कहा है कि जो 100 बेसिस पॉइंट है, 150 को भी उसने 100 और 50 के अंदर डिवाइड कर दिया। 100 बेसिस पॉइंट को उसने क्या कहा है कि हम तुम्हें 4 चीज़ें बोल रहे हैं। इन 4 चीज़ों को अगर तुम इन 4 चीज़ों के ऊपर अगर खर्च करने के लिए उधार ले रहे हो तो तुम ले सकते हो। तो तुम अगर वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उधार ले रहे हो तो तुम 25 बेसिस पॉइंट तक उधार ले सकते हो। लेकिन वो उधार कहाँ पे जाएगा? सिर्फ इसके ऊपर खर्चा करने के लिए आएगा। दूसरा उसने क्या कह दिया? दूसरा 25 बेसिस पॉइंट तुम कहाँ पे खर्च कर सकते हो? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो 25 बेसिस पॉइंट तक तुम उधार ले लो और तुम किस पे खर्च करोगे? बिजनेस को आसानी से कर सको, इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरा उसने क्या कहा? पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। जब बिजली अच्छी होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। तो 25 बेसिस पॉइंट तुम किस लिए इंक्रीज करवा दिया? ताकि तुम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करो। और फोर्थ उसने क्या कहा है? फोर्थ उसने कहा है कि अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी के को पैसा देने के लिए तुम 25 बेसिस पॉइंट उधार ले सकते हो। तो इन 4 के ऊपर तुम 25 बेसिस पॉइंट उधार लेके खर्चा कर सकते हो। अगर तुम इन 4 में से किसी 3 पे अच्छा काम करोगे, 3/4 एटलीस्ट 3/4,
4 से 4 पे किया तो बहुत ही अच्छा है, पर कम से कम 3 पे करोगे तो तुम 50 बेसिस पॉइंट और उधार ले सकते हो। ये 50 बेसिस पॉइंट किस कंडीशन पे है कि इन 4 में से एटलीस्ट 3 पे अच्छा काम करो, मोर देन इक्वल टू 3। ये हमारी न्यूज़ थी स्टेट की बोरिंग को लेके। इसके अंदर हमने FRBM एक्ट को भी देखा है। जो हमारा अगला टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स ले रही है। उसमें से एक स्टेप है हमारा ये जो अगला टॉपिक है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स। तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज क्या होते हैं? मान लीजिए आपका एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, दूसरा आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, फिर आपका होगा डिपार्टमेंट ऑफ लेट्स से एनवायरनमेंट। तो ये ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड होते हैं जिनको सेक्रेटरी कहा जाता है। हर डिपार्टमेंट को एक सेक्रेटरी हेड कर रहा होता है। तो मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि टैक्स से डील करता है, वो कोई कंडीशन लगा दे जिससे टैक्स पेमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाए। तो अगर कोई टैक्स पे करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो वो बिज़नेस करने में उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ऐसे ही जो एनवायरनमेंट का सेक्रेटरी है, मान लीजिए वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं दे रहा है, तो अगर एनवायरनमेंट की क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो वो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ एक इशू ये आता है, ये आपको पॉलिटी में भी काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को आंसर करने में मेंस के टाइम पे, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो इससे स्पेशलाइजेशन आती है विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। ये एक अच्छी चीज़ होती है कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू पूरी तरह से रेवेन्यू को ही हैंडल करेगा, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। लेकिन नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ये आ जाता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। गवर्नमेंट का एम है गवर्नमेंट का एम है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना, ये गवर्नमेंट का एम है। लेकिन इस डिपार्टमेंट का क्या एम है? इस डिपार्टमेंट का एम है टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना। इस डिपार्टमेंट का एम है एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना। एनवायरनमेंट मतलब जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट, एयर, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से ये डील करता है। तो अगर कोई इंडस्ट्री कहीं पे बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहेगी तो उसको एनवायरनमेंट की क्लियरेंस चाहिए होती है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की। तो ये डिपार्टमेंट उसको क्लियरेंस देने में दिक्कत कर रहा है मान लीजिए। तो अगर वो दिक्कत करेगा देने में तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगी। तो गवर्नमेंट का जो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो इस छोटे ऑब्जेक्टिव्स के, जो एक डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के सामने बड़ा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव डिफीट हो रहा है। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अगर टैक्स पे करने के प्रोसीजर को मुश्किल करता जाएगा, वो अपने टैक्स ऑफिशियल को कह देगा कि छापे मारो और देखो कि कौन कौन टैक्स पे नहीं कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो बिज़नेस का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। वो कहेंगे कि यहाँ पे तो एनवायरनमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, कभी भी इंस्पेक्टर आता है, टैक्स इंस्पेक्टर, और वो हमारे यहाँ पे रेड मार देता है। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं डालेगा ज़्यादा इंडिया के अंदर। तो जो गवर्नमेंट का एक बड़ा पर्पस है वो यहाँ पे डिफीट हो रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है। जो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोटे डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव एक बड़े ऑब्जेक्टिव के लाइन में नहीं रह पाते। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ का एक तरीका निकाला गया था, जो कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम निकला था। जब मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तब उसने कहा था कि ये ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ का जो तरीका है ये अच्छा नहीं है, हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। बट धीरे धीरे अभी पता चल रहा है कि वो तरीका काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था और गवर्नमेंट ने अभी फिर से ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी बनाना चालू कर दिया है। तो ये तो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी होता है। इसके आगे जो ये वर्ड लगा हुआ है एम्पावर्ड, एम्पावर्ड का क्या मतलब होता है? तो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी क्या करते हैं, ये डिसीजंस के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन खुद से नहीं ले सकते। ये एडवाइस देंगे किसी मिनिस्टर को और फिर मिनिस्टर उसके ऊपर डिसीजन लेगा। लेकिन जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज होते हैं, इनको एम्पावर किया गया है कि आप इश्यूज के ऊपर डिसीजन भी ले सकते हैं। तो अभी एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बना है। इस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का एक चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी हायरार्की में सबसे बड़ा सेक्रेटरी होता है। सबसे सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट के अंदर। तो इसको चेयरपर्सन कौन बनेगा? कोई भी कैबिनेट सेक्रेटरी को बनाया जाएगा। फिर इसका एक मेंबर फिक्स कर दिया है। वो मेंबर कौन है? नीति आयोग का सीईओ, सीईओ ऑफ नीति आयोग। और अदर मेंबर कौन होंगे?
अदर मेंबर होंगे अदर सेक्रेटरीज। अदर सेक्रेटरीज कौन कौन से हो सकते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का हो सकता है। ऐसे कर करके दूसरे सेक्रेटरीज भी होंगे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना। इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे ये, कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। तो ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हमने देख लिया। अगला है हमारे पास प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स क्या करेंगे? ये आइडेंटिफाई करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे इन्वेस्टिबल प्रोजेक्ट्स। ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर किन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो जब वो इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर वो कोशिश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने भी लगे। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कब करता है? जब उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिलती है, जब उसको ऑलरेडी क्लियरेंस ईजीली मिल जाती है, एनवायरनमेंट की क्लियरेंस हो या कोई भी क्लियरेंस उसको चाहिए, वो सारी क्लियरेंस उसको ऑलरेडी मिल जाए। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल क्या करेगा? पहले तो वो देखेगा ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा। एक काम ये किया। दूसरा काम वो क्या करेगा? सारी की सारी क्लियरेंस वो लेके रखेगा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जितनी भी क्लियरेंस है, चाहे वो एनवायरनमेंट की हो या किसी भी चीज़ की हो, वो ऑलरेडी क्लियरेंस लेके रखेगा। फिर उसके बाद वो क्या कहेगा? वो प्राइवेट सेक्टर को बोलेगा कि ये देखो, ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो हमने डिटेल में प्रिपेयर कर रखी है। तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे क्या करना है ये हम ऑलरेडी बता रहे हैं। हमने तुम्हारे लिए सारी क्लियरेंस भी ले रखी है, तो तुम्हें क्लियरेंस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम बस आओ, अपना पैसा डालो और इस प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करो, ताकि हमारी जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हो। तो इस काम को करने के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल को बनाया गया। इस न्यूज़ के अंदर इतना ही है। अगली जो न्यूज़ है वो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी से जुड़ी हुई है। इसके अंदर हम के शेप रिकवरी को देखेंगे। तो एक रिपोर्ट का इसके अंदर मेंशन है जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। उस रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक आउटलुक। इकोनॉमिक आउटलुक। और ये रिपोर्ट कौन इशू करता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, जिसका हेडक्वार्टर है आपके पेरिस के अंदर। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, तो OECD इसका आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स इसके अंदर दे रखे हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं? GDP का डेटा NSO ने रिलीज़ किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और उसने क्या कहा है कि जो 2019-20 का साल था, 2019-20 के अंदर इंडिया 4.2% से ग्रो किया है। ये 11 सालों के अंदर सबसे लो ग्रोथ है। इससे पिछले साल के अंदर जो इंडिया की ग्रोथ रही थी वो 6.1% की रही थी। तो ये आपको याद रखना है, 4.2% की ग्रोथ हुई है। ये हमारा ऑफिशियल डेटा है, NSO ने रिलीज़ किया है। जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल इनकम जो भी कंट्री की हुई है अपॉन में उसकी पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम उसने जो डेटा है वो डेटा बताता है उसके अंदर 3.1% की ग्रोथ हुई है, जो कि ये कम है। इससे पहले 4.8% से ग्रो होता था। ये इतना डिटेल में याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये याद करना है कि 4 और 3% के आसपास रही है। और ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कितने सालों के अंदर ये लो रही है इंडिया की ग्रोथ रेट। फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.59% रहा है। आप इसको 4.6% से भी याद रख सकते हैं। पब्लिक डेट टू GDP, पब्लिक डेट यानी कि गवर्नमेंट का जो डेट है, पब्लिक डेट टू GDP हमारा कितना रहा है? ये हमारा काफ़ी हाई रहा है, 89.3%, यानी कि क्लोज टू 90% रहा है। NK सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस, NK सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन यहाँ पे आप दोबारा से रिवाइज करें कि उसने कितना बोला था और ये कितना रहा है। फिर उसके बाद हमें कुछ ग्राफ्स दिए हैं। ये रिकवरी का एक पाथ बताया है कि जब भी
स्लो डाउन आता है या रिसेशन आता है किसी भी वजह से, तो इकॉनमी कैसे ग्रो करती है। तो पहला तो पाथ है सिंपल सा, वी शेप रिकवरी होगी। यानी कि मान लीजिए इकॉनमी पहले ग्रोथ कर रही थी, इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो ऐसे चल रही थी, और उम्मीद थी, यहाँ पे अभी हम खड़े हैं तो उम्मीद थी कि वो ऐसे चलती जाएगी, लेकिन यहाँ पे आया रिसेशन, या फिर आप इस रिसेशन को हमारे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे लग गया लॉकडाउन। तो जब लॉकडाउन लगा तो इकॉनमी एकदम से नीचे जाएगी, फिर जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो इकॉनमी धीरे धीरे इंक्रीज करना चालू करेगी और फिर से अपने ग्रोथ पाथ पे आ जाएगी। तो ये एक वी बनाता है, तो इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। अगला तरीका होता है रिकवरी का, हो सकता है ये होने वाला था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, लॉकडाउन लगते ही इकॉनमी नीचे टैंक कर गई, गिर गई, और फिर जब लॉकडाउन यहाँ से खोला गया तो इकॉनमी ऐसे करके बढ़ी। तो इसको कहा जाता है यू शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, क्योंकि ये एक तरह का यू बना रही है। तीसरा तरीका हो सकता है रिकवरी का, यहाँ पे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगते ही इकॉनमी नीचे गई, फिर उसके बाद वो ऐसे रिकवर किया। आप इसको एक टिक की तरह देखें, एक टिक बन गया। तो इसके अंदर सबसे तेज़ी से वी शेप रिकवरी हो रही है, फिर उसके बाद ये वाली रिकवरी हो रही है जो कि वी शेप से तो स्लो है लेकिन यू शेप से फास्ट है। तो इसको कहा जाता है आप स्विश, स्विश रिकवरी। ये होती है आपकी स्विश रिकवरी। फिर अगली रिकवरी आपकी होती है, ये रिकवरी यहाँ पे आपका लॉकडाउन लगा, नीचे जाएगी, फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला तो लोगों ने बड़े टाइम से खर्चा नहीं किया था, तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगेंगे और इकॉनमी बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब उनका खर्चा करना नॉर्मल होने लगेगा और फिर वो ऐसे हो जाएगी। तो ये जो है, मतलब इस पॉइंट पे क्या हुआ, लोगों ने खर्चा नहीं किया था, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक दी थी, फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला उन्होंने बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, तो इकॉनमी ऊपर जाएगी और फिर दोबारा से वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये आपका एक तरह से जेड बन रहा है, तो इसको कहा जाता है जेड शेप रिकवरी। ये चार तरह की रिकवरी हमने देखी। और एक रिकवरी होती है इसके बाद, डब्लू शेप रिकवरी। डब्लू शेप रिकवरी कैसे होती है, आपका लॉकडाउन लगा, लेकिन आपने लॉकडाउन जब खोलना था उससे थोड़ी जल्दबाजी मचा दी और आपने लॉकडाउन जल्दी खोल दिया, तो थोड़े दिन तो रिकवरी अच्छी होगी, फिर उसके बाद दोबारा से कोरोना के केस बढ़ने लग जाएंगे, तो फिर से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रोक देंगे कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। फिर थोड़े दिन के बाद जब केसेस दोबारा से नॉर्मल होने लगेंगे तो वो दोबारा से इंक्रीज करने लगेगी। तो ये एक डब्लू बनता है। डब्लू किस केस में बनता है, जब आपने प्री मैच्योरली लॉकडाउन को हटा दिया है। लास्ट जो हम देखेंगे, ऐसे जानी थी, लॉकडाउन लगा, नीचे आई, और फिर उसके बाद जब लॉकडाउन खुला वो ऐसे नीचे ही रह गई। ये नीचे रहने का मतलब है कि कभी भी इकॉनमी सही से रिकवर नहीं कर पाई। इसको कहा जाता है एल शेप्ड रिकवरी। एल शेप्ड रिकवरी के अंदर कोई भी अच्छी रिकवरी नहीं हो रही है। तो जो हमने वी शेप रिकवरी देखी, वी शेप रिकवरी सबसे अच्छी है। इसके अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर तो एक्टिविटी का लॉस होता है, लेकिन वो एक्टिविटी दोबारा से रीगेन कर जाती है। जो हमें देखनी है, जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी क्या कहती है कि कुछ कुछ सेक्टर तो ऐसे होंगे जो लॉकडाउन खुलने के बाद अच्छा काम करेंगे। वो सेक्टर कैसे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो सकता है, टेक्नोलॉजी का सेक्टर बहुत ही अच्छा काम करेगा। फिर जो आपकी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास लार्ज कैप है, लार्ज कैप मतलब लार्ज कैपिटल है, लार्ज कैप कंपनीज हैं, वो अच्छा काम कर जाएंगी। जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, जो कि बहुत ही अमीर लोग हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वो काफ़ी अच्छा रिकवर कर जाएंगी। तो यहाँ पे रिकवरी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन कुछ कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जहाँ पे रिकवरी बहुत ही पुअर होगी। वो पुअर रिकवरी कहाँ पे होगी, आपके होटल सेक्टर। कोविड के बाद भी अभी कोई होटल में रुकना नहीं चाहता, कोई भी बाहर जाके रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना नहीं खाना चाहता। ट्रैवल इंडस्ट्री आपकी सफ़र कर रही है। और जो पॉपुलेशन में देखा जाए तो पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा पुअर थे, इनको परमानेंट लॉस ऑफ जॉब हुआ है, इनकी जो नौकरियां हैं वो परमानेंटली चली गई हैं। तो ये भी इतने अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो
इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे कुछ सेक्टर और कुछ लोग अच्छा रिकवर कर रहे हैं, जबकि कुछ सेक्टर और कुछ लोग बहुत ही बुरा रिकवर कर रहे हैं, इस रिकवरी को कहा जाता है के शेप्ड रिकवरी। तो के शेप्ड रिकवरी हमें कैसी दिखेगी? ऐसे होना चाहिए था, लॉकडाउन लगा, ये नीचे जाएगी, लॉकडाउन फिर से ओपन हुआ तो इकॉनमी थोड़ी सी ऊपर आएगी, यहाँ से कुछ सेक्टर बहुत ही अच्छा करेंगे जैसे कि ये वाले सेक्टर, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, जबकि कुछ सेक्टर पुअर करेंगे जो कि ये वाले हैं, जो नीचे की तरफ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह का के बन रहा है, ये आपका एक के बन के तैयार हो गया। तो इसको कहा जाता है के शेप रिकवरी, जहाँ पे कुछ सेक्टर अच्छा कर रहे हैं और कुछ सेक्टर बुरा करेंगे। ये आपके प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो PT 365 के अलावा भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी नॉलेज में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। PM केयर्स फंड, इस न्यूज़ के अंदर हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो चीज़ें देखनी है इसके अंदर। एक तो PM केयर्स फंड, और ये PM केयर्स फंड कैसे अलग है हमारे नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड से। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंस, हम ऐसे बना लेते हैं। PM केयर्स फंड जो है ये हमारा बना है 2020 में। 2020 में जब हमारा कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था तब हमने इसको इस्टेब्लिश किया था। जबकि जो हमारा NDRF है, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, ये हमारा बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, पर उसका नाम हुआ करता था नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड। नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड 2005 के अंदर हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया और इस नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड को रीनेम कर दिया और इसको हमने नाम दे दिया नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो NDRF है ये एक स्टैट्यूटरी फंड है, क्योंकि जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो एक एक्ट से है, ये एक स्टैट्यूटरी फंड है। ठीक है, और किस एक्ट के अंदर बना है? ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बना है। जो PM केयर्स फंड है, इसकी डेफिनेशन आप देख ही लेंगे ऑलरेडी, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। PM केयर्स फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिलीफ प्रोवाइड करना, रिलीफ या फिर असिस्टेंस प्रोवाइड करना। किस केस में? एनी काइंड। ठीक है, रिलीफ और असिस्टेंस किसी भी तरह की ये प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा इसका काम होगा हेल्थ केयर, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल इनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने का इसका काम होगा। और इसका तीसरा काम होगा कि अगर कहीं पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है या फिर कुछ ग्रांट्स देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी हम PM केयर्स फंड को यूज़ कर सकते हैं। जबकि NDRF का काम क्या है? NDRF का काम है इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। जब भी इमरजेंसी होगी तो NDRF के फंड को हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ज़्यादातर फंड है वो कैसे यूज़ होता है? NDRF के अंदर जो भी पैसा होता है ज़्यादातर वो पैसा हम स्टेट के अंदर, जो एक स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड बना होता है उसके अंदर डाल देते हैं। फिर जो स्टेट है वो इस पैसे को यूज़ करके अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है। किस केस में? इमरजेंसी के केस में। अब इन फंड्स को मैनेज कैसे किया जाता है? तो मैनेज करने के लिए PM केयर्स फंड के अंदर, PM केयर्स फंड के अंदर हमने ट्रस्टीज़ बनाए हैं, ट्रस्टीज़ बनाए हैं इसके अंदर। ये जो ट्रस्टी हैं ये प्रो बोनो कैपेसिटी में काम करते हैं। प्रो बोनो का क्या मतलब है? कि हम सैलरी नहीं लेंगे, हमारा मोटिव जो है वो बिजनेस करने का नहीं है, हम फ्री में काम करेंगे, प्रो बोनो काम करेंगे। तो ये जो ट्रस्टी हैं, इन ट्रस्टी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा PM। और ट्रस्टी, दूसरे ट्रस्टीज़ कौन होंगे? दूसरे ट्रस्टी होंगे 3 मिनिस्टर होंगे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये 3 मिनिस्टर कौन है? डिफेंस,
डिफेंस की मिनिस्ट्री का जो भी मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के, गृह मंत्रालय के, वित्तीय के और डिफेंस के, ये 3 मिनिस्टर होंगे। प्लस में 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। ये नॉमिनेट कौन करेगा इनको? पीएम नॉमिनेट करेगा। पीएम कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो है वो नॉमिनेट कर देगा 3 लोगों को। ये जो 3 लोग होंगे ये एक तरह के एक्सपर्ट होंगे। तो ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई पीएम केयर्स फंड की। एनडीआरएफ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है? एनडीआरएफ को कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन इसको मैनेज करता है? तो इसको मैनेज करने के लिए 2 मिनिस्ट्रीज काम में आती हैं। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इमरजेंसी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इमरजेंसी है, तो कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और अगर कोई भी अदर इमरजेंसी है, अदर इमरजेंसी जब होगी तो कौन मैनेज करेगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये 2 मिनिस्ट्री इनको एडमिनिस्टर करती है। अगला डिफरेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंस है कि इनकी ऑडिटिंग कौन करता है। आपको पता ही है कैग के बारे में, आपने पॉलिटी में पढ़ाई होगा। तो जो पीसीएफ है उसको कैग ऑडिट नहीं करती है, कैग नहीं करती। इसकी ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट बॉडी करेगी। मतलब ये किसी भी, कोई भी प्राइवेट ऑडिटर होगा उसको बोल देंगे कि तू इस फंड की ऑडिटिंग कर दे। जबकि एनडीआरएफ की ऑडिटिंग जो है वो कैग करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को अपहेल्ड किया है कि कैग इसकी ऑडिटिंग नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पीसीएफ है इससे पैसा एनडीआरएफ में नहीं डाल सकते, ये दोनों के दोनों एक सेपरेट एंटिटी हैं। इसीलिए ये न्यूज़ में था। अच्छा, एक चीज़ आप इसकी यहाँ पे याद कर लीजिए, एफसीआरए जो है, अगर कोई विदेश से डोनेशन देता है तो वो कंट्रोल करने का, वो मैनेज करने का, ये चीज़ देखने का कि अगर कोई फॉरेन डोनेशन आ रही है कहीं वो किसी इलीगल काम में तो यूज़ नहीं हो रही, वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक एक्ट बनाया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये बताता है कि किन किन चीज़ों के अंदर आप फॉरेन से डोनेशन ले सकते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड है ये एफसीआरए की रेगुलेशन के अंदर नहीं आता, यानी कि अगर कोई फॉरेनर है तो वो भी पीएम केयर्स फंड के अंदर पैसा डोनेट कर सकता है, एफसीआरए उसको मना नहीं करेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है कि कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, पीएम केयर्स फंड के अंदर कहाँ से पैसा आ रहा है और एनडीआरएफ के अंदर कहाँ से पैसा आ रहा है। पीएम केयर्स फंड के अंदर जो पैसा है वो वॉलेंटरी डोनेशन से आता है। एक क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकता है कि गवर्नमेंट इसके अंदर बजट के थ्रू पैसा डालती है, वो गलत हो जाएगा। एनडीआरएफ के अंदर कहाँ से पैसा आता है? यहाँ पे गवर्नमेंट हर साल फाइनेंस बिल जो कि बजट के टाइम पे पेश होता है, फाइनेंस बिल के थ्रू एनुअली एनडीआरएफ के अंदर कुछ पैसा डालती रहती है, यहाँ से पैसा आता है। दूसरा पैसा आता है सेस के थ्रू, कुछ कुछ आइटम्स के ऊपर सेस लगाया जाता है, वो सेस भी एनडीआरएफ के अंदर डाला जाता है। तो ये इन दोनों के बीच के डिफरेंस हैं। इन डिफरेंस को आपको अपने प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छे से देखना है। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है। जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं आज हमने कवर कर लिया है। गवर्नमेंट बोरोइंग वाले पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है, पीएम केयर्स फंड को कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने के शेप रिकवरी भी किया और भी काफ़ी ज़्यादा हमने कुछ डेफिनेशंस देखी हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट, प्रीलिम्स में आपके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब देखें। इन दोनों टॉपिक्स को, जीएसटी रिफॉर्म्स और इक्वलाइजेशन लेवी, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको पेड मिलता है, दूसरी जगहों पे अगर आप जाते हैं तो बेकार में इतने पैसे खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम इसकी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहीं पे वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।